नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे मुद्दा भारत के चैनल में मेहमान हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाजी पटोले जी। हम उनसे कुछ महाराष्ट्र और भारत के राजनीति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पटोले जी का हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आप जो इस समय जो चल रहा है राजनीति पूरे देश में देखा है तो गांधी परिवार को जिस तरह से ईडी का जो डर दिखाया जा रहा है, जिस तरह से जांच चल रही है, उसके बारे में सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो नेशनल हेराल्ड की बात आपने जो की है, नेशनल हेराल्ड पेपर जो है वो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय में आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा था जी। और क्योंकि अंग्रेज के ज़माने में वो जो अत्याचार था, जो अपने देश को लूटा जा रहा था, ये बातें देश की जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस समय भी जो भी माध्यम थे उस माध्यमों को दबाया जाता था और इसलिए कांग्रेस ने उस समय में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकालकर पूरे हिंदुस्तान की जनता को अंग्रेज़ों के अत्याचार की मालूमात देने का काम किया गया और उसी से देश में लोगों तक मालूमात पहुंची और लोगों में अंग्रेज़ों के विरोध में गुस्सा शुरू हुआ और आंदोलन की चिंगारी वहाँ से शुरू हुई। और इसलिए मैंने कहा कि ये एक आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा था और जो आज केंद्र में 2014 से सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में आई है बीजेपी की, जिनका इस आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई भी संबंध कभी रहा नहीं। ये लोग तो उनके साथ थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे, ये विचारधारा उनके साथ थी और इसलिए 2014 से 2022 लग गया। इनकी ये भूमिका रही कि जो भी आज़ादी की लड़ाई के जो भी कोई साक्ष्य आज भी हिंदुस्तान में है, इनको ख़त्म करना है, यही उनका एक मकसद है। और उसके माध्यम से कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड, ये दोनों का आज़ादी की लड़ाई का संबंध था और इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, इनको झूठ के आरोप लगाकर टारगेट किया जा रहा है। ये बात उतनी सत्य है और मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि अगर अपने देश को आज़ादी नहीं मिलती तो आज भी हम गुलामगिरी में रहते। जिस नेशनल हेराल्ड पेपर, जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, उनके ऊपर जब इस तरह के ईडी की कार्रवाई, और मैं उसके बाद और एक कहूँगा कि आपको याद होगा कि सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है। ईडी का जब नोटिस 21 तारीख का उनको आया तो उन्होंने ईडी के अधिकारियों को विनती की कि आप मेरे घर में आके आप मेरी इंक्वायरी कर सकते हो, मेरा बयान ले सकते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी को, क्योंकि वही उसका संचालन कर रहे हैं, मैं उसका पुरावा बाद में बताऊंगा, तो उनको उनके कार्यालय में बुला के 3 घंटा कल उनका साक्ष्य ली और सोमवार को उनको बुलाया है। तो इतना भी इंसानियत आज केंद्र की सरकार के पास नहीं, क्योंकि हमारी देश की सबसे बड़ी पहचान जो दुनिया में है वो इंसानियत है। हम दूसरे को मदद करना, और दुश्मन भी हो अगर वो तकलीफ़ में है तो उसको मदद करने की भूमिका हमने हमेशा रखी है। लेकिन आज वो इंसानियत भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार भूल चुकी है और इसलिए ईडी की कार्रवाई से कोई हमारे नेता सोनिया जी या राहुल जी गांधी, क्योंकि ये परिवार देश के लिए हमेशा उनका सर्वस्व, क्योंकि इंदिरा जी का वो बलिदान हुआ है, राजीव जी का बलिदान इस देश के लिए हुआ है, ऐसे परिवार के गांधी परिवार है जो आज भी देश के लिए जी रहे हैं और इसलिए ये ईडी की कार्रवाई का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरे देश की जनता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ है। जनता कितना आक्रोशित है इस जांच से? जो काफ़ी कल आंदोलन भी हुए, काफ़ी आप लोग रास्ते पे? देखो, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो अपने नेताओं के लिए तो रास्ते पे आएंगे, लेकिन आम पब्लिक में भी अब मोदी सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में अब गुस्सा पैदा होना शुरू हो चुका है और इस गुस्से का असर आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतने पड़े। क्या लगता है कि ईडी को इससे कितना सफलता मिलेगी? क्या इतना पुराने केस में जिस तरह जांच पड़ताल कर रही है, तो क्या उसमें निकालना क्या चाहती है? तो मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ईडी हो, एएनआई हो या सीबीआई हो, ये हम लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था में इनको एक अलग से स्वायत्ता दी है। सरकार
का इसको समय है तो सरकार को भी ईडी की इंक्वायरी हो सकती है, सीबीआई भी कर सकती है, एएनआई भी कर सकती है, क्योंकि इनको स्वायत्ता हमने दी है कि देश में कोई गुनहगारी ना बढ़े। तो बड़े से बड़े लोग गुनहगारी में इन्वॉल्व हो तो उनको भी उसमें सज़ा दी जाए, इसलिए इनको स्वायत्ता दी गई है। लेकिन हम 2014 से अभी तक जो देख रहे हैं कि इवन जहाँ आपका आप जिस शहर से आते हो उस शहर में भी कई बड़े नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई की टंकी तलवार थी, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो उनकी ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। तो इसका मतलब है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार इस केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है, और इसलिए ईडी का जो अब जो कोई महत्व था वो महत्व केंद्र की सरकार के इस तरह से पार्सलिटी का राजकारण, जो दबाव तंत्र का राजकारण, ब्लैकमेलिंग का राजकारण जो है वो इस तपास यंत्रणा का महत्व कम करने में पूरा उनका उपयोग उन लोगों ने किया है। और इसलिए अब ईडी जो होता है ये पॉलिटिकली व्यवस्था के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए ईडी का भी महत्व और सीबीआई का महत्व बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर चुकी है, यही अब स्पष्ट होता है। और लोगों को भी समझ में आ गया कि मोदी की सरकार ब्लैकमेलिंग वाली सरकार है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। तो आप कहना चाहते हैं कि ईडी के डर दिखा के ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, ये मान सकते? बिल्कुल सत्य है। एक पेगासस के भी बारे में आपको बीच में पता चला होगा कि जैसे किसी के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी जाकर, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि किसी व्यक्ति स्वातंत्र्य में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी की सरकार ने पेगासस जैसी एक व्यवस्था लाकर उसके निजी जीवन का सब डाटा उस कैमरे के माध्यम से जमा करना, उसको ब्लैकमेल करना। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के लोगों के आशीर्वाद से चुन के आई थी, और वो सरकारें इस यंत्रणा के माध्यम से, ईडी के दर के माध्यम से वो सरकारें वहाँ पर गिराई गई, और जो एमएलएस थे उनको तोड़ के वो लोग अपने पार्टी में उनको समावेश कर सरकारें गिराई। इस तरह का लोकतंत्र से भी भद्दा मजाक करने का काम डरा धमका कर कराने की व्यवस्था बीजेपी करती है, ये भी स्पष्ट हुआ। महाराष्ट्र में भी जो सरकार में परिवर्तन देख ही रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा ईडी का रोल है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। और एएनआई का भी इसमें सबसे बड़ा रोल था। जो घटना अंबानी के घर के सामने घड़ी थी, जिसमें जो बारूदें रखी गई थी, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वो एएनआई के तपास में वो बात सामने आई थी, और उसमें कई नेता उसमें सम्मिलित थे, ये बात स्पष्ट हुई। और उसी आधार पर एक दबाव तंत्र का उपयोग कर महाराष्ट्र की सरकार गिराने में केंद्र की बीजेपी की सरकार यशस्वी हुई। आपने नेता का नाम लिया तो कुछ बता सकते हैं कौन सी पार्टी नेता इन्वॉल्व थे? जिस पार्टी में टूट हुई है उसी पार्टी के हो सकते हैं। पटोले जी, एक और दूसरा सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव अभी संपन्न हुआ, कल रिजल्ट भी आ गई है, तो जिस तरह से एक तरफा रिजल्ट आया है उसको देखते हुए आपको नहीं लगता था कि ये जो है इसे बिन विरोध भी किया जा सकता था? देखो, देश में एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। नीलम संजीव रेड्डी इसके राष्ट्रपति बने थे, उसी बार ये चुनाव निर्विरोध हुआ था। ये लड़ाई जो रहती है राष्ट्रपति चुनाव की, जो आज तक अपोजिशन भी उस समय में करती थी, जब उनके पास तो वोट ही नहीं रहते थे, हम तो इससे ज़्यादा वोट लेके हमारे राष्ट्रपति चुन के आते थे। तो उस समय एक विचारधारा की लड़ाई इस माध्यम से हो, ये परंपरा देश में रही है। और आपने मुद्दा निकाला करके, पहले तो मैं हमारी नई राष्ट्रपति जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है, हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन ये जो राष्ट्रपति बनी है हमारी बहन द्रौपदी जी, ये इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहूँगा
कि बीजेपी की राजनीति सबको अब समझ में आ गई कि जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ आरएसएस के लोगों को बिठाने का। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करती बीजेपी, तो इस बार बीजेपी का कैंडिडेट राष्ट्रपति नहीं बनता था, क्योंकि देश में जो यूपीए के पास जो वोट है, जिसमें एमएलए और सांसद वोट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ये यूपीए के पास थे, जिसकी नेता हमारी सोनिया गांधी है। उनके नेतृत्व में जो यूपीए बना है, उनके पास वोट ज़्यादा थे, और इसलिए डर के मारे आदिवासी का सहारा लेने का काम बीजेपी ने किया, और इसलिए हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति बनी। नहीं तो इनकी नीयत अलग है, लेकिन समय देखकर ये पासा पलटने वाले लोग हैं, ये इसलिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, और इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। सर, इसमें देखा गया है कि कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुए हैं, तो कांग्रेस के भी कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो यार, आज के असंवैधानिक रूप से बने हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि हम 200 के ऊपर वोट लेंगे। आज ही मैं आंकड़े पढ़ रहा था सुबह, तो एक भी वोट ज़्यादा उनको नहीं मिला। तो इसका मतलब ऐसा है कि कोई क्रॉस वोटिंग हुई नहीं। उस तरह का एक माहौल बना के जिस दिन वोटिंग हो रही थी राष्ट्रपति जी को ये वोटिंग के लिए, उस दिन आपने देखा होगा कि शिवसेना और बीजेपी के सभी एमएलएज को बस में एक साथ लाया जा रहा था। हमारे जो महाविकास आघाड़ी के एमएलएज को हमने बस में नहीं लेके गया, हमारे वो खुद ही आए और खुद वोट करके चले गए, तो एक भी वोट नहीं टूटा। जिनको डर रहता है वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, अब वो स्पष्ट हो चुका है, और महाविकास आघाड़ी का एक भी वोट उसमें टूटा नहीं है। वो जो शिवसेना ने उनको सपोर्ट किया था, तो वो 16 वोट उनको गए, उतने वोट उनको मिले, तो वोट टूटे ही कहाँ हैं। थैंक यू पटोले जी। तीसरा एक बड़ा सवाल है, जो देश में महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है और जिस तरह से जीएसटी को जो है हम लोगों को थोपा जा रहा है, तो इस पे आपके क्या कहना है? मुझे हिटलर की बात याद आती है, क्योंकि हमारे दुनिया में जो कोई सत्ताधीश रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर किसी सत्ताधीश ने काम किया है तो हिटलर का नाम सबसे सामने आता है। तो हिटलर ये कहता था कि लोगों को पूरा निचोड़ लो। तो निचोड़ने का अर्थ है कि उसके शरीर से खून निकालो, ऐसा नहीं। इंसान को जीना है तो उसके पास रुपया चाहिए, तो रुपया अगर उसके पास से छीन लिया गया तो वो जब जिएगा तो उसको सिर्फ जीने के वजह से ये लगेगा कि सही में देश में विकास हुआ है। और यही लोगों को लगना चाहिए, विकास की जगह सिर्फ जिंदा रहना ये विकास होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। ये बात हिटलर बार बार बोलता था। क्या हमारे देश में हिटलर नीति अपनाई गई है? ये सवाल मेरा इस माध्यम से है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और जीएसटी ये सभी को बढ़ा कर आम लोगों के जेबें काटने का काम केंद्र की सरकार जो कर रही है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? आज भी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हम देखते हैं तो डीजल जो कच्चा तेल है वो उसके दाम, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब क्या स्थिति थी? तब आज से भी ज़्यादा रेट थे कच्चे तेल के, पर बैरल जो डॉलर रेट रहते आज से भी ज़्यादा थे। तब इस 60 और 65 रुपये में हमारा डीजल पेट्रोल बिकता था, तब ये बीजेपी वाले मोर्चे निकाल देते। आज हर लीटर पर 60 से 70 रुपया हमारे लोगों को लूटा जाता है। गैस में भी लोगों को, हमने सबसे बड़ा तो झूठ जो जुमला जनता के साथ किया होगा, तो आपको पता होगा कि उज्ज्वला गैस में किया गया। अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे तो अंग्रेज़ों ने लोगों को एक आदत गिराई चाय पिलाने की। तो लोगों को लगा मीठा है, सब लोग पीते गए, और जैसे चाय की आदत लोगों को गिरी तो उन लोगों ने चाय के ऊपर टैक्स लगा दिया, और लोगों को उस एक लत के आधार पर, उसकी उस नशे, चाय के नशे के आधार पर लोगों के जेबों से पैसा निकालना शुरू किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा प्यार जताते हर बार। उन्हें उज्ज्वला गैस देते समय भी कहा कि मेरे बहनों के फेफड़ों में जब धुआं जाता है चूल्हे का, तब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, आँखों में आंसू देखकर मुझे तकलीफ़ होती है।
इसलिए मैं इनके घर पर, सबके घर में उज्ज्वला गैस के माध्यम से सिलेंडर और सिगड़ी फ्री हम देंगे और इनको सब्सिडी में गैस देंगे और फ्री देंगे शुरुआत में, ऐसा उन्होंने कहा। और उज्ज्वला गैस सबके घर में पहुंच गया और जो सब्सिडी थी वो भी कैंसिल कर लिया, जो सिलेंडर के पैसे भी वसूल कर लिए और सिलेंडर के पैसे वसूल करने के बाद अब मैं अभी महाराष्ट्र के आंकड़े मंगाया हूँ, तो उसमें जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अगर महाराष्ट्र में उज्ज्वला गैस दिया गया होगा तो उसमें से 2 करोड़ लोग अब गैस सिलेंडर भरना बंद कर दिए। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो योजना थी वो लोगों को फंसाने की थी, कुछ मुट्ठी भर मित्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसा कमा के दिया जाए उसके ऊपर थी। अभी आपने देखा होगा कि उनके मित्रों में से एक जो अपने देश में 2014 में जो अमीरों की यादी डिक्लेयर होती है उसमें 80 क्रमांक में थे, अब दुनिया के 4थे क्रमांक में मैं आज ही उनके बारे में पढ़ रहा था, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मित्रों में आते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ इस बहाने से, क्या देशों को लूटने के लिए हमने केंद्र में सरकार बनाई? एक गरीब के लड़के को, एक पिछड़े जाति के लड़के को जिस बहाने से वोट मांगे गए थे, क्या उन्हें हमारे सामान्य लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को लूटने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया? ये सवाल अब लोग पूछने लगे हैं। क्योंकि जो प्रामाणिकता से, क्योंकि जब भी ये मामले आए 15 लाख रुपए तुम्हारे काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालेंगे, अभी वो जुमला था 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, हर साल देंगे, जो लोग नौकरी में लगे थे उनको भी निकालने का काम इन लोगों ने किया। तो ये सब सवाल अब जनता पूछने चालू कर दिए और इस झूठ वादे कर कर देश को रोज़ बेच कर, कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे देश की रेलवे बिक सकती है। हमारे देश की रेलवे भी बेच दी है। तो क्या आम आदमी, जो हमारे देश की जीवन वाहिनी जो है, पूरे देश के कोने कोने में हमारी रेलवे जाती है, जो कांग्रेस ने इस देश में पहुंचाई है, उस रेलवे को भी बेचने के लिए कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें पेट्रोलियम है, LIC है, बैंक है, ऐसे सब चीज़ों को बेचने के सिवाय इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और देश बेचकर देश चलाने वाली व्यवस्था जो आज केंद्र में बैठी है, उसके विरोध में देश की जनता का गुस्सा खड़ा होना शुरू हो चुका है। वो कितना भी ये करे, आप GST की बात आपने कर रहे हो, तो GST के मामले में भी आपने देखा होगा कि जीवनावश्यक वस्तु के ऊपर उन्होंने GST लगाया। एक मैं जोक पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि भले हमने अगर दूध का पैकेट घर में लेके आए तो उसके ऊपर आपने GST लगाया और दूध फट गया तो उसमें कहा जाता है कि दूध फट गया तो उससे पनीर बनेगा, तो पनीर पे भी हम GST लगाएंगे। तो इस तरह की जो बकवास व्यवस्था जो जीवनावश्यक वस्तु के माध्यम से बनाई जा रही है, क्या गरीब का लड़का दूध ना पिए? क्या गरीब आदमी 2 टाइम का खाना ना खाए? उसके ऊपर भी आप GST लगाओगे? किसान को तो, जो उत्पादक किसान है उसको कुछ नहीं मिलेगा। किसान तो हर एक के पेट भरे, 2 टाइम का वो खाए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर कर, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, इसमें काम कर कर एक दाने के 100 दाने निकाल कर लोगों को पालता है। उसको कुछ नहीं मिलता, उस अन्नदाता को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके कुछ मित्रों को फ़ायदा होने के लिए गरीबों के, मध्यम वर्गियों के मुंह का निवाला छीनने का जो काम शुरू हुआ है, उसका भी मैं और एक बिजली के बारे में बता रहा हूँ कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने 20% बिजली के रेट बढ़ाए। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इनके मित्र ने दुनिया के कई देशों में कोयला की खदान खरीद के रखी है। उनका कोयला हिंदुस्तान में लाने के लिए जो खर्चा लगता है वो जनता के जेब से वसूल करने का उन्होंने शुरुआत की है। हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हमने उसको लागू नहीं होने दिया। जैसी सरकार बदली तो महाराष्ट्र की ED की सरकार ने वो 20% बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो आज लोग क्या उजाले में भी नहीं रहे? क्या वो पसीने में घर में भी दिन भर थक के आने के बाद थोड़ा सा पंखे की हवा भी नहीं खाए? इस तरह की व्यवस्था जो बनाने का जो जल्लादपन, जिसको हम जल्लाद बोलते हैं, जिस तरह की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, इस व्यवस्था के बारे में सब लोगों ने इकट्ठा इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। मैं वही आह्वान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सभी लोगों को करता हूँ। पटोले जी, जिस तरह से आपने कहा कि इतना सब होने के बाद भी आज हर स्टेट में और केंद्र में जो इस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार
चलती आ रही है और तैयारी उनका 2024 जीतने का ही है। तो आप लोगों को कैसे जगाएंगे? आपका देखा जाए तो कांग्रेस इसमें फेल होती जा रही है, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो या जैसे भी हो, तो उसको कैसे जगाएंगे आप लोगों को? देखो, दो चीज़ें हैं। झूठ ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। हम जो पढ़ते थे अभी, तो बाल भारती जो हमारा एक ये रहती थी, जो पहली से चौथी पाँचवीं तक हमारे चलती थी बाल भारती, तो उसमें एक लेसन था। एक बकरी चराने वाला बकरी चराने ले जाता था और ज़ोर से चिल्लाता कि शेर आया है, क्या बोलते हैं उसको, शेर आया है बकरी खाने के लिए। तो जोर जोर से चिल्लाता था तो लोग दौड़ के जाते थे। तो लोगों को फिर ये बकरी चराने वाला जोर से हंसता था। जैसे अभी हम पेट्रोल पंप पे फ़ोटो देखते हैं, वैसे फ़ोटो अब किसके लगे हैं वो सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो ज़ोर से हंसता था, तो लोग लगा कि यार ये तो हमको बेवकूफ़ बनाए। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लोग दौड़ते चले गए काम धंधे छोड़ के। एक दिन ऐसा हुआ कि खुद ही एक दिन शेर आ गया और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे और कोई लोग गए नहीं और सब बकरी खा गए। वही स्थिति केंद्र के बीजेपी की ये सरकार की होगी, जो देश में झूठ बोलकर, जनता को झूठ सपने दिखाकर जो सत्ता लाई है, वो सत्ता अब टिकने वाली नहीं है। 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार आएंगी, क्योंकि कांग्रेस संविधान के साथ हमेशा रही है। कोई भी अंडरस्टैंडिंग संवैधानिक व्यवस्था के साथ कांग्रेस ने कभी नहीं की। देश के लिए कभी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग इस तरह की, क्योंकि आजकल देश बेचने में लोगों को खुशियाँ लगती है, लेकिन कांग्रेस ने देश को हमेशा बढ़ाते रखा है, दुनिया में एक अलग सम्मान निर्माण किया और हमारे देश की सम्मान, हमारे संविधान का हमेशा सम्मान किया है। और आम पब्लिक के साथ, गरीबों के साथ, मध्यम वर्गियों के साथ हमेशा कांग्रेस रही है और सब लोग यही चाहते हैं कि अब कांग्रेस के सिवा पर्याय नहीं है। और मैं सबको आह्वान इस माध्यम से करूंगा कि इस जुमलेबाजों से अब आपने मुक्त होना है। कांग्रेस ही आपको जस्टिस दे सकती है और मुझे विश्वास है कि देश की जनता पुनः कांग्रेस के साथ एकजुट कर मिलकर देश की आज़ादी और देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने और देश को, जनता को न्याय देने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, हमारा विश्वास है। और वो पूरी कोशिश, आर पार की कोशिश, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता करके हम सब लोग मिलकर करें। धन्यवाद पटोले जी, आपने हमारे चैनल में टाइम दिया, कीमती समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नाना पटोले जी। इनका साफ साफ कहना है कि जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, लोगों को जुमला सिर्फ दे रही है। अब वो जो है मैदान में आकर लोगों को जगाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे और अगली चुनाव में कांग्रेस सरकार दमखम जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पता लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।